नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र यादव बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल साहित्यिक मुसाफिर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हिंदी से प्रोफेसर बनने के लिए हमें नेट की परीक्षा पास करनी होती है। तो चलिए आज हम देखते हैं हमारा हिंदी साहित्य से नेट में 21 कहानियां लगी पड़ी है हिंदी साहित्य की, और इन 21 कहानियों को आज हम क्रम पढ़ना शुरू करते हैं। आज से पहली कहानी है राजेंद्र बाला घोष की, राजेंद्र बाला घोष उर्फ बंग महिला। इन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। इनकी दो रचना कहानियां हमारे में लगी हैं। दो रचनाएं चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। माधवराव सप्रे की रचना है एक टोकरी भर मिट्टी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है राही। प्रेमचंद जी की कहानी ईदगाह और दुनिया का अनमोल रत्न। राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह की रचना पढ़नी है हमें कानों में कंगना। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की रचना पढ़नी है उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद की रचना पढ़नी है आकाशदीप। जैनेन्द्र की कहानी पढ़नी है अपना अपना भाग्य। फणीश्वरनाथ रेणु, इनकी दो कहानियां पढ़नी है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम और लालपान की बेगम। अज्ञे की रचना है गैंग्रीन। कोसी का घटवार कहानी शेखर जोशी की पढ़नी है। भीष्म साहनी की दो कहानियां पढ़नी है अमृतसर आ गया है और चीफ की दावत। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया है। हरिशंकर प्रसाई की रचना इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। और ज्ञान रंजन की कहानी पिता, कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया और परिंदे कहानी निर्मल वर्मा की। ये टोटल 21 कहानियां हमारे पाठ्यक्रम में लगी पड़ी है। आज से हम शुरू करते हैं। तो पहली कहानी देखते हैं क्रम वाइज। इसमें हम कहानीकार का जीवन परिचय देखेंगे, कहानीकार के महत्वपूर्ण कथन देखेंगे, कहानीकार के लिए किसी आलोचक ने कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे तो उन पर भी दृष्टि डालेंगे, और कहानियों से संबंधित महत्वपूर्ण चीजें जो है उन्हें नोट करते हुए चलेंगे। कहानी के बारे में किसी आलोचक ने कुछ महत्वपूर्ण कथन कहा है तो उन्हें भी देखते हुए चलेंगे। चलिए, पहली कहानी हमारी माधवराव सप्रे की है एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि उन्होंने 1901 में लिखी थी। माधवराव सप्रे का परिचय देखते हैं। तो इनका जन्म 19 जून 1871 को एमपी के दमोह जिला में पथरिया गांव में हुआ था। कब हुआ था? 1871 में। कहां पर? एमपी में, दमोह जिला के पथरिया गांव में। इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1926 को रायपुर के छत्तीसगढ़ में हुई। कब हुई? 1926 को। शिक्षा दीक्षा देखी जाए तो इनकी प्राथमिक शिक्षा बिलासपुर के मैट्रिक शासकीय विद्यालय रायपुर में हुई। 1899 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा पास करके कुछ दिनों तक तहसीलदार की नौकरी की। बिलासपुर के पेड़ा गांव में छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका 3 साल तक निकाली। इसी में एक टोकरी भर मिट्टी अप्रैल अंक 1901 में छपी। कौन सी पत्रिका निकाली? छत्तीसगढ़ मित्र। कैसी थी? मासिक पत्रिका। कब तक? 3 साल तक निकालते रहे। कहां से निकालते थे? बिलासपुर के पेड़ा गांव से। और कौन सी कहानी छपी? एक टोकरी भर मिट्टी अप्रैल अंक 1901 में। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी साहित्य में सर्वसम्मति से हिंदी की पहली कहानी स्वीकार कर लिया गया है। अनुवाद कार्य संत समर्थ रामदास की मराठी रचना का इन्होंने अनुवाद किया। उनकी रचना थी दासबोध, महाभारत की मीमांसा और दत्त भार्गव, श्री रामचरित, एकनाथ चरित्र व आत्मविद्या का हिंदी में अनुवाद किया। तिलक, आप लोगों को पता है लोकमान्य तिलक जी की रचना एक मराठी भाषा में थी। गीता रहस्य, उसका हिंदी में अनुवाद किया इन्होंने। अन्य देखा जाए तो रायपुर में इन्होंने 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय व जानकी देवी महिला पाठशाला की स्थापना की, जो आज भी चल रहे हैं। इन्होंने 2 विद्यालय खोले, जैसा कि हम देख चुके हैं। कथन, मैं महाराष्ट्री हूं पर हिंदी के विषय में मुझे उतना ही अभिमान है जितना कि किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। आगे कहते हैं ये कि जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किसी काम की नहीं। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है। संतोष कुमार शुक्ल जी ने सप्रे जी के बारे में कहा है कि सप्रे जी चाहते तो राजनीति में, साहित्य में संपादक या प्रकाशक के रूप में, आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वयं को स्थापित कर ठाट बाट से जीवन यापन कर सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा करना ठीक नहीं समझा। यह उनके स्वभाव के विपरीत बात थी। उन्होंने भाषण, कीर्तन, प्रवचन और सत्संग कर लोगों में सद प्रवृत्ति
सदाचरण और सुरुचि उत्पन्न करने की, मानवीय मूल्यों की स्थापना पर जोर दिया। अपने शरीर की चिंता किए बिना उन्होंने अथक परिश्रम किया। इनकी माधवराव सप्रे जी की कहानियां देखते हैं। सुभाषित रत्न 1900, एक व्यंग 1900 और एक पथिक का स्वप्न 1900। किसने कहा है? एमपी के देवी प्रसाद वर्मा। हिंदी की पहली कहानी किन्होंने माना है? एमपी के देवी प्रसाद वर्मा जी ने। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी कहा है और स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी पहली कहानी माना है। स्वाधीनता आंदोलन पर लिखी हिंदी की पहली कहानी किसने माना है? एमपी के देवी प्रसाद वर्मा जी ने एक टोकरी भर मिट्टी को माना है। गोपाल राय कहते हैं, संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हुए इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी भाषा कहा है। किन्होंने कहा है? गोपाल राय जी ने। पात्र देखे जाए तो इसमें जमींदार साहब है, गरीब अनाथ विधवा है जिनके मध्य कहानी लिखी गई है। 5 वर्ष की पोती है जिसको छोड़कर उसकी मां मर जाती है, और जमींदार का वकील है, पति और बेटा। अनाथ विधवा का पति और बेटा मर जाता है, उसकी बहू भी मर जाती है, केवल उसकी पोती बची है जो कि 5 वर्ष की है। कहानी देखते हैं हम। तो कहानी शुरू करते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। किसकी थी? गरीब अनाथ विधवा की। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। कब से? कई जमाने से। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया। कौन? पति और इकलौता पुत्र उसी झोपड़ी में। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी। कितने? 5 वर्ष की कन्या को। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्रियाय हो गई। कैसी हो गई? मरने की अवस्था में हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गर्म कर, बाल की खाल निकालने वाले वकील, उनकी थैली गर्म कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा, उसे यहां से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया, पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। किसके लिए मिट्टी लेने आई है? चूल्हा बनाने के लिए। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी, ले जा भाई, ले जा, मिट्टी ले जानी है तो। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि वह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को
उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची ना हुई। वह लज्जित होकर कहने लगी, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। सही बात है भाई, कितनी टोकरियां मिट्टी पड़ी है? हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है इस झोपड़ी में। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। तो ये हमारी आज की कहानी हुई। इसमें हमने कवि का जीवन परिचय देखा, कहानी के महत्वपूर्ण कथन देखे, जैसे कि ये है, धन मद से गर्वित हो। जमींदार साहब अपना कर्तव्य क्यों भूल गए थे? क्योंकि धन मद से गर्वित हो गए थे। उनकी पोती ने क्या किया था? खाना पीना छोड़ दिया था। बुढ़िया अनाथ विधवा मिट्टी किसके लिए लेने आई थी? चूल्हा बनाने के लिए। चूल्हा बनाकर वह क्या करती? अपनी बेटी को अर्थात पोती को खाना खिलाती, रोटी बनाकर पकाती। रोटी पकाऊंगी। पति और पुत्र उसी झोपड़ी में मर गए थे। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चली गई थी। तो देखा, ये छोटी सी हमारी कहानी है जो कि अभी कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़िए, इसमें से महत्वपूर्ण कथन नोट कीजिए, महत्वपूर्ण चीजें में नोट कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।